20.1 परिचय। हम सभी जानते हैं कि प्रवासी शब्द मूल रूप से यहूदी लोगों के समूहों को संदर्भित करता है जिन्हें उनकी मातृभूमि से निष्कासित कर दिया गया और अन्यत्र फैला दिया गया। यह मुख्य रूप से जबरन स्थानांतरण से जुड़ा था। हालांकि समय के साथ इसका अर्थ विभिन्न समूहों या समुदाय के सदस्यों के एक देश से दूसरे देश में आंदोलन को शामिल करने के लिए विकसित हुआ, जरूरी नहीं कि यह बल के कारण हो। ऐसी ही स्थिति का वर्णन करने के लिए 3 अन्य सामान्य शब्द उपयोग किए जाते हैं: प्रवासी, आव्रजन और निर्वासन। यह उल्लेखनीय है कि कुछ विद्वान अब किसी एक देश की सीमाओं के भीतर स्थानांतरण का वर्णन करने के लिए आंतरिक प्रवासी शब्द का उपयोग करते हैं। हालांकि प्रवासी भारतीयों की प्राथमिक अवधारणा अभी भी अंतर्राष्ट्रीय स्थानांतरण के इर्द-गिर्द घूमती है। इस अध्याय में हम यह पता लगाएंगे कि साहित्य में भारतीय प्रवासियों को कैसे चित्रित किया गया है। 20.2 प्रवासी समुदाय, उनके गठन के कारण और परिस्थितियां। ऐतिहासिक रूप से यह माना जाता है कि यहूदियों को स्थानांतरित होने के लिए मजबूर किया गया था या उन्हें धक्का कारक का अनुभव हुआ था। हालांकि समकालीन समाजशास्त्री प्रवासी समुदायों के निर्माण का श्रेय पुल और पुश कारकों के संयोजन को देते हैं। ये खींचने वाले कारक मुख्य रूप से आर्थिक है, जैसे बेहतर भुगतान वाली नौकरियों या अधिक लाभदायक व्यवसायों का आकर्षण। इसके अतिरिक्त लोग और संपूर्ण समुदाय बेहतर सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण या अधिक सहिष्णु राजनीतिक व्यवस्था सहित बेहतर जीवन स्थितियों की तलाश के लिए स्थानांतरित हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, कनाडा ऐसे कई प्रवासियों के लिए एक पसंदीदा स्थान रहा है। दूसरी ओर, पुश कारकों में प्रतिकूल आर्थिक स्थितियां शामिल है, जैसे उपयुक्त नौकरी के अवसरों की कमी या अनुकूल व्यावसायिक परिस्थितियों का अभाव। पुश कारकों में शत्रुतापूर्ण या अस्थिर सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियां भी शामिल हो सकती हैं, जो विशिष्ट समूहों या समुदायों को प्रभावित करती है, जिससे कभी-कभी मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है और व्यक्तिगत सुरक्षा और संपत्ति को खतरा होता है। विशेष रूप से तानाशाही शासन या सैन्य शासन के तहत अफ्रीकी और एशियाई देशों से बड़ी संख्या में लोगों ने ऐसे कारणों से या तो यूरोप या उत्तरी अमेरिका में प्रवास करने का विकल्प चुना है या उन्हें मजबूर किया गया है। प्रवासी भारतीयों के ऐतिहासिक महत्व को रेखांकित करने के लिए हम यहूदी समुदाय के फैलाव को देख सकते हैं। यह फैलाव या प्रवासी लोगों द्वारा अपने घर छोड़ने और सांस्कृतिक रूप से विविध समुदायों के बीच बसने की प्राचीन प्रथा को दर्शाता है। हमारे क्षेत्र में प्राचीन रेशम मार्ग का अस्तित्व इस प्रथा का प्रमाण है। उदाहरण के लिए, बौद्ध धर्म प्रवासी स्थितियों के कारण भारत से सुदूर पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया तक फैल गया। हालांकि आधुनिक इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण और अफसोसजनक प्रवासी स्थितियों में से एक शायद पूरे इतिहास में तब हुई जब अफ्रीकी आबादी का एक बड़ा हिस्सा यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियों के हितों की सेवा के लिए जबरन अमेरिका ले जाया गया। 20.3 प्रवासी समुदाय, सांस्कृतिक पहचान बनाम सांस्कृतिक आत्मसातकरण। हम समझते हैं कि पहचान बनाना एक जटिल प्रक्रिया है। हमारी पहचान के कुछ पहलू हमारी जीव विज्ञान द्वारा निर्धारित होते हैं, जैसे हमारी नस्ल और जातीयता। इनमें त्वचा का रंग, आंखों का रंग, बालों की बनावट और नाक का आकार जैसी विशेषताएं शामिल है। ये भौतिक लक्षण विभिन्न नस्लीय और जातीय समूहों से निकटता से जुड़े हुए हैं। वे पहचान के स्थिर मार्कर हैं और आसानी से नहीं बदले जाते, खासकर प्रवासी स्थितियों में। दुर्भाग्य से इन लक्षणों को गलत तरीके से रूढ़िबद्ध भी किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, प्राकृतिक सुनहरे बालों वाले लोगों को गलत तरीके से कम बुद्धिमान होने से जोड़ा गया है।
किसी की पहचान उस माहौल से भी बनती है जिसमें वह रहता है। उदाहरण के लिए कनाडा में रहने वाले इनुट लोगों को ले। उनके पास विभिन्न प्रकार की बर्फ को वर्गीकृत करने का एक अनोखा तरीका है, क्योंकि बर्फ उनके पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। दूसरी ओर मूल रूप से राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र से आने वाले मारवाड़ी समुदाय को चुनौतीपूर्ण पर्यावरणीय परिस्थितियों और सीमित परिवहन विकल्पों का सामना करना पड़ा। परिणामस्वरूप वे छोटे व्यवसाय उद्यमों को बड़े साम्राज्यों में बदलने की अपनी क्षमता के लिए विश्व स्तर पर जाने जाते हैं। उन्होंने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में प्रवासी समुदाय स्थापित किए हैं। संक्षेप में, हमारी पहचान हमारे जैविक गुणों और जिस वातावरण में हम रहते हैं, दोनों से प्रभावित हो सकते हैं। ये कारक यह तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कि हम कौन हैं और हमें कैसे समझा जाता है, खासकर प्रवासी समुदायों के भीतर। पर्यावरण से जुड़े इन विशेष लक्षणों ने कनाडा सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों में भूमिका निभाई। उदाहरण के लिए, जब वे प्रेरीज को अनाज उगाने के स्थानों में बदल रहे थे, तो उन्होंने हंगरी के किसानों को मिडवेस्ट में जाने के लिए प्रोत्साहित किया। इसके अलावा पश्चिम में प्रशांत तट पर रेलवे परियोजनाओं और लकड़ी उद्योग पर काम करते समय उन्होंने पंजाब के लोगों का स्वागत किया। ये पंजाबी लोग अपनी शारीरिक ताकत और कठिन परिस्थितियों में कड़ी मेहनत करने की क्षमता के लिए जाने जाते थे। सबसे आम और संभवतः सबसे महत्वपूर्ण पहचान लक्षण संस्कृति से संबंधित है। इनमें भाषा और धार्मिक मान्यताएं, रीति-रिवाज, लोग एक दूसरे से कैसे बात करते हैं और व्यवहार करते हैं, वे क्या पहनते और खाते हैं, वे खुद को कैसे शिक्षित करते हैं, गाने और कहानियां साझा करते हैं, प्रतीक और किंवदंतियां, और वे अपने इतिहास और परंपराओं को कैसे संरक्षित करते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें यह भी शामिल है कि वे चीजों का उत्पादन कैसे करते हैं, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक रूप से व्यवस्थित करते हैं। उनकी पेशेवर और दार्शनिक प्राथमिकताएं समुदायों और व्यक्तियों के लिए एक संपूर्ण सांस्कृतिक पहचान मानचित्र बनाते हैं। हालांकि ये सांस्कृतिक लक्षण समय के साथ बदल सकते हैं, खासकर जब समाज बदल रहे हैं और विकसित हो रहे हैं। ये परिवर्तन एक समाज के भीतर अलग-अलग दरों पर होते हैं, और जब ये अंतर ध्यान देने योग्य होते हैं, तो हम इसे पीढ़ी का अंतर कहते हैं। सांस्कृतिक स्थितियों में यह लचीलापन प्रवासी स्थितियों में और भी अधिक स्पष्ट होता है, जहां न केवल एक ही संस्कृति के दो चरण होते हैं, बल्कि कभी-कभी दो अलग-अलग संस्कृतियां भी प्रतिस्पर्धा में होती है। इस प्रतियोगिता से उत्पन्न सांस्कृतिक स्थान विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक व्यवहारों का मिश्रण है। ये नए पैटर्न अन्य संभावनाओं के बीच एक संयोजन, थोड़ा अनुकूलित या महत्वपूर्ण रूप से एकीकृत हो सकते हैं। हम इस इकाई के बाद के भाग में इस स्थान पर अधिक विस्तार से चर्चा करेंगे। 20.4 भारतीय प्रवासी समुदाय ऐतिहासिक विकास। भारतीय परंपराओं में विदेश यात्रा के खिलाफ चेतावनी दी गई थी, क्योंकि समुद्र, जिसे काला पानी या काला पानी कहा जाता है, को पार करना आत्मा के लिए पापपूर्ण माना जाता था। इस विश्वास के बावजूद भारतीयों का अन्य देशों में यात्रा करने और बसने का एक लंबा इतिहास है। हाल के दिनों में 19वीं शताब्दी के दौरान विदेशों में भारतीयों के प्रवास की एक महत्वपूर्ण लहर आई। यह प्रवासन मुख्य रूप से ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन द्वारा प्रेरित था, जिसने भारतीयों के समूहों को गिरमिटिया मजदूरों के रूप में विभिन्न ब्रिटिश उपनिवेशों में काम करने के लिए भेजा था। इस प्रकार हिंद महासागर क्षेत्र में मॉरिशस, पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, मलेशिया, श्रीलंका, प्रशांत महासागर क्षेत्र में फिजी और कैरेबियन सागर क्षेत्र में त्रिनिदाद, गुयाना,
जमैका और सूरीनाम जैसे स्थानों में भारतीय प्रवासी स्थापित हुए। ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन के पास भारतीय श्रम पर भरोसा करने के अपने कारण थे। उन्होंने विभिन्न आर्थिक और राजनीतिक कारकों के कारण, चाहे वृक्षारोपण पर या विकास परियोजनाओं में, स्थानीय आबादी को नियोजित नहीं करना पसंद किया। भारतीय श्रम के प्रति इस प्राथमिकता को एक आकर्षण कारक के रूप में देखा जा सकता है, जो भारतीयों को विदेश में काम करने के लिए आकर्षित करता है। इसके अतिरिक्त भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन ने महत्वपूर्ण आर्थिक और सामाजिक व्यवधान पैदा किए, जिसने एक धक्का कारक पैदा किया, जिससे लोगों को कहीं और बेहतर अवसर तलाशने के लिए मजबूर होना पड़ा। परिणामस्वरूप इन उपनिवेशों के आर्थिक विकास ने पंजाब, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बिहार, गुजरात, सिंध और तमिलनाडु जैसे विभिन्न भारतीय क्षेत्रों के लोगों के समूहों के लिए रोजगार के अवसर पैदा किए। ये व्यक्ति पहले उल्लिखित देशों में प्रवासी समुदाय बनाने के लिए एक साथ आए। भारत से प्रवास अलग अलग तरीकों से हुआ और इसके दो मुख्य तरीके थे। एक गिरमिटिया श्रम प्रणाली थी, जहां उत्प्रवास एजेंटों, उपेजेंटों और भर्तीकर्ताओं ने उन श्रमिकों की पहचान की जो शुरुआती 5 साल की अवधि के लिए एक विशिष्ट नियोक्ता के लिए काम करने के लिए सहमत हुए थे। बाद में वे किसी अन्य नियोक्ता के लिए काम करना चुन सकते हैं। एक कॉलोनी में 10 साल बिताने के बाद ही उन्हें घर लौटने के लिए आंशिक सहायता मिल सकी। इस प्रणाली का उपयोग पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, मॉरिशस, त्रिनिदाद, गुयाना और सूरीनाम जाने वालों के लिए किया जाता था। इनमें से कई व्यक्ति अपना अनुबंध समाप्त होने के बाद वापस नहीं लौटे और इसके बजाय इन कॉलोनियों में बस गए, अन्य काम ढूंढे या छोटे व्यवसाय शुरू किए। एक अन्य विधि कांगनी प्रणाली थी, जिसका उपयोग मलेशिया या श्रीलंका में चाय और रबर के बागानों की ओर जाने वाले मजदूरों के लिए किया जाता था। इस प्रणाली में प्रवासियों को कांगनी नाम से जाने जाने वाले नेताओं द्वारा भर्ती किया जाता था। प्रत्येक कांगनी आम तौर पर अपनी जाति और रिश्तेदार समूह से पुरुषों के एक समूह की भर्ती करते थे। कभी-कभी इन समूहों का नेतृत्व एक प्रमुख कांगनी द्वारा किया जाता था, जो सौदे पर बातचीत करता था, यात्रा और अन्य खर्चों के लिए धन प्रदान करता था और भर्ती किए गए मजदूरों का प्रबंधन करता था। चूंकि ये श्रमिक पास के श्रीलंका और मलेशिया गए थे, वे हर कुछ वर्षों में अपने परिवारों से मिल सकते थे, जिसका अर्थ था कि वे अपने घरेलू समुदायों से जुड़े रहे। परिणामस्वरूप उनमें से कई कभी भी उन समाजों में पूरी तरह से एकीकृत नहीं हो पाए जहां उन्होंने काम किया था। एक अन्य प्रकार का समूह प्रवास था, जिसे हम मुक्त उत्प्रवास कह सकते हैं, या उन्हें यात्री भारतीय के रूप में भी जाना जाता था। ये व्यक्ति आम तौर पर कुशल श्रमिक या छोटे व्यवसाय के मालिक थे, जो इन उपनिवेशों के विकास द्वारा पेश किए गए अवसरों का पता लगाने के लिए आए थे। उदाहरण के लिए 19वीं सदी के अंत में पूर्वी अफ्रीका में केन्या, युगांडा और तंजानिया में कई गुजराती दुकानदार थे और दक्षिण अफ्रीका में लोगों के कुछ समूह थे। अभी हाल ही में 20वीं सदी की शुरुआत से कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और यहाँ तक कि हाल ही में मध्य पूर्व की ओर प्रवासन हुआ है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि शुरू में और अक्सर बाद में इन श्रमिकों को अपने परिवारों को अपने साथ लाने या बाद में उन्हें बुलाने की अनुमति नहीं थी। इसके अलावा इनमें से अधिकांश प्रवास किसी न किसी रूप में सुनियोजित नहीं थे और अपने घरेलू देशों में सामाजिक और आर्थिक समस्याओं या विदेश में बेहतर अवसरों के आकर्षण जैसे कारकों से प्रेरित थे। परिणामस्वरूप लोगों के इन समूहों ने अपने सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं किए। उन्होंने इन विदेशी स्थानों को अस्थायी और सीमित समय के रूप में देखा। परिणामस्वरूप
उन्होंने अपने देश से लाए गए सांस्कृतिक मूल्यों का अभ्यास करना जारी रखा और मेजबान समाज से नए मूल्यों को अपनाने के लिए अनिच्छुक थे। इस दृष्टिकोण के कारण स्थानीय आबादी में संघर्ष और अलगाव हुआ, क्योंकि वे अपने मूल सांस्कृतिक पैटर्न और मूल्यों से चिपके रहे जो उस समाज से भिन्न थे जहां वे गए थे। इसलिए अधिकांश भारतीय प्रवासी समुदाय शुरू से ही खुद को कुछ हद तक अनिश्चित स्थिति में पाते थे, दो अलग-अलग राष्ट्र राज्यों और समाजों के बीच एक तरह से नोमैन्स लैंड में फंसे हुए थे। सांस्कृतिक पहचानकर्ता विशेष रूप से जन्म के समय दिए गए या सांस्कृतिक रूप से प्राप्त किए गए, अक्सर प्रवासी स्थितियों में नई पहचान स्थापित करने के लिए युद्ध के मैदान होते हैं। आप्रवासियों के जातीय चिन्हों को पूरी तरह से मिटाना असंभव है, और हालांकि मेजबान समाज उन्हें स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन यह अक्सर झिझक के साथ होता है। इन मार्करों का मजाक उड़ाया जा सकता है या शत्रुता का सामना भी किया जा सकता है, विशेषकर मौखिक रूप से। उदाहरण के लिए, इंग्लैंड में पाकी शब्द का इस्तेमाल सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए ही नहीं, बल्कि दक्षिण एशियाई मूल के लोगों के लिए भी अपमानजनक रूप से किया जाता है। इसी तरह कलकत्ता कुलीस पिछली शताब्दी के अंत में ब्रिटिश कोलंबिया, कनाडा में भारतीय प्रवासियों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द था। यह शब्द जातीय मार्करों के प्रति शत्रुता का एक और उदाहरण था, भले ही ये आप्रवासी कलकत्ता से नहीं थे और कुली नहीं थे। हालांकि मेजबान समाज अक्सर प्रवासी समुदायों पर अपने पुराने सांस्कृतिक चिह्नों को यथासंभव त्यागने और नए चिह्नों को जल्दी से अपनाने के लिए दबाव डालते हैं। यह दबाव आप्रवासी समूहों और व्यक्तियों दोनों पर लागू होता है, जो उन्हें अपनी भाषाओं, रीति-रिवाजों, धार्मिक विश्वासों, स्वच्छता प्रथाओं, ड्रेस कोड, भोजन की आदतों और सामाजिक व्यवहारों को त्यागने के लिए प्रेरित करता है। कुछ प्रवासी लोग आत्मसात करने की अपनी उत्सुकता प्रदर्शित करने के लिए स्वेच्छा से इन मार्करों को सार्वजनिक रूप से छोड़ देते हैं। उदाहरण के लिए, आप्रवासी अक्सर न केवल मेजबान की भाषा बल्कि उनके अनूठे उच्चारण को भी सीखने के इच्छुक होते हैं। इसके उदाहरणों में अमेरिका में भारतीय अमेरिकी लहजे की नकल करने की कोशिश करना या ऑस्ट्रेलिया में डिप्थोंग का सही उच्चारण करने का प्रयास करना शामिल है। इसी तरह भारतीय आप्रवासी महिलाएं साड़ी या सलवार कमीज पहनना बंद कर सकती हैं और अपनी नई पहचान के हिस्से के रूप में पश्चिमी कपड़े पहनना शुरू कर सकती हैं। पूर्वी अफ्रीका में गुजराती दुकानदार जैम्बो और करीबू सना के साथ ग्राहकों का स्वागत करते हैं, बस अपने नए अपनाए गए सांस्कृतिक मानदंडों का प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ आप्रवासी कुछ सांस्कृतिक प्रथाओं और परंपराओं को यथासंभव लंबे समय तक बनाए रखना चाहते हैं और पूरी तरह से आत्मसात करने में अनिच्छा दिखाते हैं। उदाहरण के लिए, सिख अपनी पगड़ी नहीं छोड़ने पर अड़े हुए हैं, हिंदू गोमांस खाने के खिलाफ अपने आहार प्रतिबंधों को छोड़ने का विरोध करते हैं, और यहूदी अपने कोशेर आहार कानूनों पर कायम है। इसके अतिरिक्त भारतीय उपमहाद्वीप के अप्रवासी अक्सर अपनी बेटियों को डेट पर जाने या शादी से पहले बॉयफ्रेंड के साथ शारीरिक संबंध बनाने की अनुमति देने के विचार का विरोध करते हैं। ये व्यवहार उन सामाजिक सांस्कृतिक कोडों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं जो वे अपने मूल देशों से अपने साथ लाए थे। अधिकांश प्रवासी भारतीयों में, विशेष रूप से महत्वपूर्ण सांस्कृतिक मतभेदों वाले लोगों में, एक सामान्य स्थिति होती है जहां लोग अपनी सांस्कृतिक पहचान के साथ बहस करते हैं और संघर्ष करते हैं और उन्हें कितना मिश्रण करना चाहिए। यह संतुलन अधिनियम एक ही समय में दो संस्कृतियों में रहने से विभाजन हो सकता है। व्यवहार न केवल व्यक्तियों में बल्कि मेजबान देश में समूहों और समुदायों में भी। चरम मामलों में यह सामाजिक समस्याएं और अस्थिरता भी पैदा कर सकता है।
प्रवासी साहित्य, जैसा कि हम बाद के भाग में बताएंगे, इस सांस्कृतिक संघर्ष और आत्मसात करने की प्रक्रिया से प्रेरित है। 20.5 सांस्कृतिक पहचान के संकेत के रूप में प्रवासी लेखन। जिस सांस्कृतिक स्थान की हमने पहले चर्चा की थी, जहां आप प्रवासी रहते हैं, वह एक ऐसा स्थान है जिस पर वे लगभग हमेशा कब्जा करते हैं, क्योंकि पूर्ण आत्मसात वास्तव में कभी नहीं होता है। जैसा कि हमने पहले उल्लेख किया है, यह एक ऐसा स्थान है जहां उनके गृह देश की संस्कृति और उस स्थान की संस्कृति के बीच निरंतर संघर्ष होता है जहां वे चले गए हैं। यह संघर्ष पहले व्यक्तिगत अप्रवासियों और उनके समुदायों के मन में होता है और बाद में यह उनके कार्यों में प्रतिबिंबित होता है। एक ओर उनके देश की संस्कृति उन्हें यथासंभव लंबे समय तक अपनी जड़ों से जोड़े रखने की कोशिश करती है। दूसरी ओर नई जगह की संस्कृति जितनी जल्दी हो सके पुरानी संस्कृति को बदलने की कोशिश करती है। इसके परिणामस्वरूप प्रवासी समुदायों और व्यक्तियों में दोहरी प्रकृति होती है। वे कभी-कभी अपने अतीत को देखते हैं और अपने नए जीवन की प्रतीक्षा भी करते हैं। ऐसी स्थितियों में जहां संघर्ष तीव्र है, यह संघर्ष का कारण बन सकता है और व्यक्तियों और समुदायों को ऐसा महसूस करा सकता है जैसे वे दो संस्कृतियों के बीच बंटे हुए हैं, जिससे उन्हें ऐसा महसूस होगा कि वे सांस्कृतिक स्किज़ोफ्रेनिक्स हैं और हैमलेट के समान अपनी जगह पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। होना या न होना की प्रसिद्ध दुविधा। लेखन एक संस्कृति से आता है। इसका मतलब यह है कि लेखक किसी विशेष संस्कृति से प्रभावित होते हैं, उससे प्रेरणा लेते हैं और उसमें जुड़ जाते हैं। लेकिन जब प्रवासी लेखन की बात आती है, तो यह एक ऐसे स्थान पर होता है जो बीच में होता है, एक ऐसा स्थान जहां एक समुदाय के अतीत और वर्तमान के विभिन्न पहलू टकराते हैं, एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश करते हैं। ऐसा माना जाता है कि रचनात्मकता परिवर्तन, प्रतिस्पर्धा, संघर्ष और अनिश्चितता की स्थितियों में पनपती है। इसलिए प्रवासी लेखक इस स्थान की तलाश करते हैं। वे अक्सर यहाँ लिखते हैं जहां आप्रवासी दो अलग-अलग दुनियाओं को संतुलित करने की कोशिश कर रहे हैं, जो अक्सर उन्हें विपरीत दिशाओं में खींचती हैं। इस संघर्ष से जो बेचैनी और उत्तेजना आती है, उसका आनंद प्रवासी या आप्रवासी लेखक उठाते हैं। नायपॉल से लेकर रुश्दी, मिस्त्री से लेकर वासंजी जैसे लेखकों तक, विभिन्न स्थानों और समय के अप्रवासी लेखकों ने इन जटिल और विरोधाभासी अनुभवों से अपनी कहानियां बनाई हैं। इस स्थान पर दो मूल्यवान खजाने छिपे हुए हैं। एक कहानियों और पारंपरिक कहानियों का संग्रह है जो बोले गए शब्दों के माध्यम से प्रसारित होते हैं, और दूसरा इन कहानियों का लिखित रिकॉर्ड है। इसमें रीति रिवाज और समारोह, गीत और नृत्य, मजबूत विश्वास, गहरे विचार, व्यावहारिक ज्ञान, यादें और कभी-कभी भूलने की बीमारी भी होती है। यह जगह सिर्फ एक नहीं, बल्कि दो अलग-अलग समुदायों के वास्तविक जीवन के अनुभवों को समेटे हुए है। चिंतन और कार्य 20.1 सांस्कृतिक आत्मसात्करण क्या है? यह विषम परिस्थितियों में व्यक्तियों के पहचान चिह्नकों को कैसे प्रभावित करता है? सांस्कृतिक आत्मसातीकरण और प्रवासी स्थितियों में पहचान चिह्नकों पर इसका प्रभाव। सांस्कृतिक अस्मिता एक जटिल और बहुआयामी घटना है जो तब घटित होती है जब विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति या समूह एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और बातचीत करते हैं, जिससे उनके संबंधित सांस्कृतिक तत्वों का सम्मिश्रण और एकीकरण होता है। प्रवासी स्थितियों के संदर्भ में, जहां लोग प्रवास करते हैं और खुद को विदेशी भूमि में स्थापित करते हैं, सांस्कृतिक अस्मिता इन व्यक्तियों के पहचान चिन्हों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस प्रतिबिंब और कार्रवाई निबंध में
हम सांस्कृतिक आत्मसात की अवधारणा का पता लगाएंगे और प्रवासी समुदायों के भीतर व्यक्तियों के पहचान मार्करों पर इसके गहन प्रभावों की जांच करेंगे। सांस्कृतिक आत्मसात में विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से संबंधित व्यक्तियों या समूहों द्वारा प्रमुख या मेजबान संस्कृति की सांस्कृतिक प्रथाओं, मानदंडों, मूल्यों और रीति रिवाजों को क्रमिक रूप से अपनाना शामिल है। यह समझना आवश्यक है कि आत्मसात करना दोतरफा प्रक्रिया है, जहां प्रमुख संस्कृति और अप्रवासी संस्कृति दोनों एक दूसरे को प्रभावित करती है। प्रवासी स्थितियों में, जैसे कि दुनिया के विभिन्न हिस्सों में भारतीय प्रवासी व्यक्ति और समुदाय अनूठे तरीकों से सांस्कृतिक आत्मसात की गतिशीलता का अनुभव करते हैं। सांस्कृतिक आत्मसातकरण भाषा, धर्म, पोशाक और सामाजिक रीति रिवाजों सहित विभिन्न पहचान चिह्नकों को प्रभावित करता है। यहाँ हम यह समझने के लिए इनमें से प्रत्येक पहलू पर गहराई से विचार करेंगे कि सांस्कृतिक अस्मिता प्रवासी सेटिंग्स में व्यक्तियों की पहचान को कैसे प्रभावित करती है। भाषा। भाषा व्यक्तियों के लिए एक मौलिक पहचान चिह्नक है और सांस्कृतिक आत्मसात के परिणामस्वरूप अक्सर भाषाई पहचान में बदलाव आता है। प्रवासी समुदायों में व्यक्ति धीरे धीरे मेजबान देश की भाषा को अपना सकते हैं, जो उनकी पहचान की भावना को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है। इस भाषाई अस्मिता से मूल भाषा का नुकसान हो सकता है, जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए अपनी सांस्कृतिक जड़ों के साथ मजबूत संबंध बनाए रखना मुश्किल हो जाएगा। धर्म। धर्म सांस्कृतिक आत्मसातकरण से प्रभावित एक और महत्वपूर्ण पहचान चिह्नक है। प्रवासी स्थितियों में व्यक्ति मेजबान देश के प्रमुख धर्म को अपना सकते हैं या नई आध्यात्मिक मान्यताओं की खोज कर सकते हैं। इस परिवर्तन के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, क्योंकि इसके परिणामस्वरूप पारंपरिक धार्मिक प्रथाओं और मूल्यों का क्षरण हो सकता है, जिससे किसी व्यक्ति की अपनी सांस्कृतिक विरासत से संबंधित होने की भावना प्रभावित हो सकती है। पोशाक और दिखावट। सांस्कृतिक आत्मसात अक्सर किसी व्यक्ति के कपड़ों और दिखावे की पसंद को प्रभावित करता है। प्रवासी समुदायों में व्यक्ति मेजबान संस्कृति की पोशाक शैलियों को अपना सकते हैं, जिससे उनकी बाहरी पहचान में बदलाव आ सकता है। यह बदलाव अनुकूलन का एक रूप और नए सांस्कृतिक वातावरण में फिट होने का एक तरीका दोनों हो सकता है, लेकिन यह किसी की सांस्कृतिक जड़ों से अलगाव का भी संकेत दे सकता है। सामाजिक रीतिरिवाज और परंपराएं। सामाजिक रीतिरिवाजों और परंपराओं का समावेश तब होता है जब व्यक्ति मेजबान संस्कृति की प्रथाओं से जुड़ते हैं। उत्सव, अनुष्ठान और सामाजिक व्यवहार नए वातावरण के मानदंडों के अनुरूप विकसित हो सकते हैं। हालांकि ये अनुकूलन एकीकरण और सामाजिक स्वीकृति की सुविधा प्रदान कर सकते हैं, लेकिन वे मूल संस्कृति के विशिष्ट पहचान चिह्नों के संरक्षण को भी कमजोर कर सकते हैं। प्रवासी स्थितियों में सांस्कृतिक आत्मसातीकरण कई कारकों से प्रेरित हो सकता है, जिसमें आर्थिक अवसरों की इच्छा, राजनीतिक अस्थिरता या उत्पीड़न से बचने की आवश्यकता और जीवन की बेहतर गुणवत्ता की तलाश शामिल है। जैसे जैसे व्यक्ति और समुदाय इन चुनौतियों और अवसरों का सामना करते हैं, उनकी पहचान अनिवार्य रूप से बदल जाती है। पहचान चिह्नकों पर सांस्कृतिक आत्मसातकरण का प्रभाव एक जटिल प्रक्रिया है। हालांकि इससे किसी की मूल संस्कृति के कुछ पहलुओं का क्षरण हो सकता है, लेकिन इसके परिणामस्वरूप एक संकर या बहुसांस्कृतिक पहचान का विकास भी हो सकता है। कुछ मामलों में प्रवासी समुदायों के व्यक्ति अपनी सांस्कृतिक विरासत को अपने नए सांस्कृतिक परिवेश के साथ संतुलित करने के तरीके खोज सकते हैं, जिससे अद्वितीय और विकसित पहचान का निर्माण हो सकता है। इसके अलावा एक प्रवासी समुदाय के भीतर सांस्कृतिक आत्मसात की सीमा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न हो सकती है।
कुछ लोग मेजबान संस्कृति को पूरी तरह से अपना सकते हैं, जबकि अन्य अपनी विरासत के साथ मजबूत संबंध बनाए रखना चुन सकते हैं। सांस्कृतिक आत्मसातीकरण की प्रतिक्रियाओं में यह विविधता प्रवासी भारतीयों की समग्र टेपेस्ट्री को समृद्ध करती है। इग्नू इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में एक छात्र के रूप में मेरी भूमिका के संदर्भ में मुझे विभिन्न पाठ्यक्रमों और अनुसंधान के माध्यम से सांस्कृतिक आत्मसात की जटिलताओं और प्रवासी समुदायों पर इसके प्रभाव का अध्ययन करने का सौभाग्य मिला है। इग्नू सांस्कृतिक विविधता, सामाजिक गतिशीलता और उन तरीकों के बारे में सीखने के लिए एक अनूठा मंच प्रदान करता है जिनसे शैक्षणिक संस्थान प्रवासी आबादी के भीतर सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित और बढ़ावा देने में भूमिका निभा सकते हैं। अनेकता में एकता की अवधारणा प्रवासी समुदायों के भीतर सांस्कृतिक आत्मसात की चुनौतियों का समाधान करने के लिए केंद्रीय है। इग्नू जैसे शैक्षणिक संस्थान सांस्कृतिक जागरूकता, संरक्षण और अनुकूलन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। वे ऐसे पाठ्यक्रम और कार्यक्रम पेश कर सकते हैं जो व्यक्तियों को उनकी सांस्कृतिक विरासत को समझने और उसकी सराहना करने में मदद करते हैं, साथ ही सांस्कृतिक आत्मसात की जटिलताओं को नेविगेट करने के लिए उपकरण भी प्रदान करते हैं। निष्कर्षतः सांस्कृतिक आत्मसातीकरण एक बहुआयामी प्रक्रिया है जो प्रवासी स्थितियों में व्यक्तियों के पहचान चिह्नकों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। भाषा, धर्म, पोशाक और सामाजिक रीतिरिवाज कुछ ऐसे पहचान तत्व हैं जिन्हें आत्मसात करने से प्रभावित किया जा सकता है। सांस्कृतिक आत्मसात के प्रभाव सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकते हैं, जिससे अद्वितीय बहुसांस्कृतिक पहचान का विकास हो सकता है। इग्नू जैसे शैक्षणिक संस्थान प्रवासी समुदायों के भीतर सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित और बढ़ावा देने के लिए मंच के रूप में काम कर सकते हैं। जैसे जैसे हम सांस्कृतिक समावेशन की चुनौतियों और अवसरों का सामना करते हैं, विविधता के महत्व और इससे हमारे वैश्विक समाज में होने वाली समृद्धि को पहचानना आवश्यक हो जाता है। 20.6 भारतीय प्रवासी लेखन। भारतीय प्रवासी के शुरुआती दिनों में जो लोग अपनी मातृभूमि छोड़कर विदेशी भूमि पर बस गए थे, उनमें से अधिकांश श्रमिक वर्ग का हिस्सा थे या किसान थे। उनमें से कई पढ़ या लिख नहीं सकते थे, इसलिए जो कहानियाँ, मिथक और लोक कथाएं वे अपने साथ लाए थे, उन्हें मौखिक रूप से सुनाया गया। जैसे जैसे वे अपने नए जीवन और साझा अनुभवों को अपनाते गए, उन्होंने गीत, कविताएं, कहानियाँ, नाटक और नाटक बनाकर इस समृद्ध परंपरा को जोड़ा जो उनकी नई सांस्कृतिक और सामाजिक वास्तविकता को दर्शाते थे। उनमें से कुछ लोग पढ़ लिख सकते थे और उन्होंने प्रवासी समुदाय और अपने देश में उनके परिवारों के बीच दूत के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपने लिए या अपने साथी आप्रवासियों की ओर से लिखे गए पत्रों के माध्यम से उन्होंने अपने नए जीवन का विवरण सुनाया। इन पत्रों में उनके रहने और काम करने की स्थिति, स्थानीय मौसम और जलवायु, पौधों और जानवरों, भोजन और पेय, उनके कपड़े और रीतिरिवाज, कानून और शासन, स्थानीय लोगों के दृष्टिकोण और उनके बीच अपनेपन की भावना के बारे में जानकारी शामिल थी। कई अन्य बातों के अलावा प्रवासी समुदाय। अंग्रेजी अध्याय को व्यक्त करते समय लेखक उस व्यक्ति की भावनाओं का ध्यान रखता था जिसके लिए वह बोल रहा था। यह संभव है कि वह व्यक्ति वास्तविक, अक्सर कठिन काम करने और रहने की स्थिति का खुलासा करके अपने प्रियजनों को चिंतित नहीं करना चाहता था। शायद वे उस कठोर मौसम की स्थिति पर भी चर्चा नहीं करना चाहते थे जिसने उनकी स्थिति को और भी कठिन बना दिया था। यह संभव है कि वे अपने नियोक्ताओं और सामान्य रूप से समाज से होने वाले भेदभाव और अनुचित व्यवहार का उल्लेख नहीं करना चाहते थे।
इसलिए लेखक ने अपने सहायक एमानुएंसिस को आवश्यक समायोजन करने का निर्देश दिया। इसके अतिरिक्त हो सकता है कि वे चाहते हों कि लेखक अन्य बातों के अलावा कुछ विवरणों को बढ़ाएं, खासकर जब बात उनके स्वयं के प्रदर्शन की हो। परिणामस्वरूप घर वापस भेजे गए संदेशों में अनिवार्य रूप से सटीक जानकारी होती थी, लेकिन कुछ विवरण जोड़े या हटा दिए जाते थे। हालांकि साहित्य बिल्कुल यही है, यहाँ वहाँ कुछ बदलावों के साथ तथ्यों को प्रस्तुत करना। विदेशों में रहने वाले लोगों द्वारा अपने परिवारों को भेजे गए पत्रों ने साहित्य का पहला बीजारोपण किया। इसी तरह उनके द्वारा रचे और गाए गए गीतों और कविताओं में और अपने अनुभवों के बारे में साझा की गई कहानियों में उन्होंने कभी-कभी तथ्यों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया या कम महत्व दिया। यह प्रारंभिक अवस्था का साहित्य था। ये भारतीय प्रवासी लेखन की शुरुआत थी जब वे शुरुआत ही कर रहे थे। पूर्वी अफ्रीका, मॉरिशस, फिजी, त्रिनिदाद, गुयाना, जमैका, मलेशिया और श्रीलंका में यही स्थिति थी। विशिष्ट स्थितियां और स्थितियां भिन्न हो सकती हैं, और जिस तरह से उन्होंने खुद को भाषा और संस्कृति में व्यक्त किया है वह भिन्न हो सकता है, लेकिन जिस तरह से विभिन्न स्थानों पर भारतीय प्रवासी लेखन उभरा वह कमोबेश एक जैसा था। बाद में जब भारतीय आप्रवासियों के अधिक समूह विभिन्न स्थानों पर पहुंचे, खासकर जिनके पास पेशेवर कौशल थे, उन्होंने इस परंपरा को जारी रखा। ये नए आगमन शिक्षित और अक्सर उच्च शिक्षित थे। कहानियों को केवल मौखिक रूप से बताने के बजाय उन्होंने उन्हें लिख लिया। उन्होंने सिर्फ लिखा ही नहीं, उन्होंने अपनी रचनाएं भी प्रकाशित कराई। कुछ ने इसे अपनी नियमित नौकरी के साथ साथ किया, जबकि अन्य ने लेखन को अपना मुख्य पेशा बनाया। समय के साथ इन लेखों का एक सुसंगत समूह विभिन्न स्थानों से वैश्विक साहित्यिक मंच पर प्रसारित होने लगा और इनमें से कुछ लेखकों को ध्यान, पाठक, मूल्यांकन और पुरस्कार मिलना शुरू हो गया। आखिरकार उनमें से कुछ प्रसिद्ध घरेलू नाम बन गए, जैसे सलमान रुश्दी, वी.एस. नायपॉल, रोहिंटन मिस्त्री, एम.जी. वासन जी, भारती मुखर्जी, फरीदा करोडिया, अनिता देसाई, के.एस. मणियम और झुम्पा लाहिड़ी इनमें से कुछ नाम है। कनाडा में भारतीय प्रवासी लेखन की शुरुआत अन्य स्थानों पर उनकी शुरुआत के समान पैटर्न का अनुसरण करती है। उनकी उत्पत्ति और विकास को सही मायने में समझने के लिए हमें सबसे पहले कनाडा में भारतीय आप्रवासी समुदाय के बारे में सीखना होगा। हमें यह पता लगाना चाहिए कि इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई, संस्थापक सदस्य कौन थे, कौन सी आशाएं और सपने उन्हें वहां लाए, और यह समुदाय कैसे विकसित हुआ जो आज है। 20वीं सदी की शुरुआत में भारतीय अप्रवासी कनाडा के पश्चिमी तट पर आने लगे। कनाडा को अपने लकड़ी उद्योग में काम करने, रेलमार्ग बनाने और पश्चिम की ओर अपने विस्तार के हिस्से के रूप में जंगलों को साफ करने के लिए बहुत से लोगों की आवश्यकता थी। उन्होंने पहले विभिन्न कानूनों के माध्यम से चीनी अप्रवासियों को इन परियोजनाओं पर काम करने से रोका था। इसकी भरपाई के लिए कनाडाई कंपनियों ने भारतीय प्रवासियों, विशेष रूप से पंजाब के मजबूत सिखों को ब्रिटिश कोलंबिया के कुछ हिस्सों में आकर काम करने के लिए प्रोत्साहित किया। इसे एक अच्छे आर्थिक अवसर के रूप में देखते हुए 1905 के बाद से भारतीय अप्रवासी बड़े और छोटे समूहों में आने लगे। उन्होंने पहले पंजाब से कलकत्ता तक ट्रेन से यात्रा की, फिर कलकत्ता से हांगकांग तक छोटे जहाज़ों से और अंत में सीपीआर जहाज़ों पर हांगकांग से वैंकूवर तक यात्रा की। उनमें से कई को आरा मिलों, सड़क निर्माण, लकड़ी काटने और भूमि साफ करने में नौकरियां मिली। 2006 तक उनकी संख्या 2000 से अधिक हो गई थी। इस बिंदु पर स्थानीय कनाडाई लोगों ने भारतीय अप्रवासियों पर ध्यान देना शुरू कर दिया,
ठीक उसी तरह जैसे वे पहले चीनी अप्रवासियों पर करते थे। स्थानीय कनाडाई लोगों ने भारतीय अप्रवासियों को अपनी नौकरियां छीनने के रूप में देखना शुरू कर दिया और उनका मानना था कि वे अवांछित आदतों और प्रथाओं को शामिल कर रहे थे जिन्हें उनकी संस्कृति और समाज में गंदा माना जाता था। अपने नए स्थान पर कठोर मौसम और अमित्र स्थानीय लोगों के कारण लोगों के एक समूह में अपनी मातृभूमि से अलग होने की भावना तीव्र हो गई। उन्हें यह अजीब लगा क्योंकि वे खुद को ब्रिटिश ताज की वफादार प्रजा मानते थे और सभी ब्रिटिश क्षेत्रों में अच्छे व्यवहार की उम्मीद करते थे। उनका भ्रम तब गुस्से में बदल गया जब कनाडाई सरकार ने कनाडाई लोगों के दबाव का जवाब देते हुए ऐसे कानून बनाए जिससे भारतीयों को काम के लिए कनाडा आने से हतोत्साहित किया गया। उदाहरण के लिए, जब वे पहुंचे तो उनके पास $200 होने चाहिए और जहां वे चले थे वहां से उन्हें रास्ते में रुके बिना सीधे अपने अंतिम गंतव्य तक यात्रा करनी थी। यह लगभग असंभव था क्योंकि भारत और कनाडा के बीच कोई सीधा जहाज नहीं था। मई 1914 में कोमागाटा मारू नामक जहाज से जुड़ी एक घटना घटी। इस जहाज में 300 से अधिक यात्री सवार थे जो निरंतर मार्ग नियम सहित सभी आवश्यक शर्तों को पूरा करते थे। हालांकि उन्हें डॉक करने की अनुमति नहीं दी गई और यात्रियों को जहाज छोड़ने की अनुमति नहीं दी गई। विमान में महिलाओं और बच्चों की मौजूदगी के बावजूद उन्हें भोजन और पानी तक देने से इनकार कर दिया गया। इस दुर्व्यवहार के कारण भारतीय अप्रवासियों की निष्ठा डगमगा गई क्योंकि जहाज कनाडा के जल क्षेत्र से बाहर चला गया। अप्रवासियों को यह एहसास हुआ कि उनके साथ दुर्व्यवहार तभी बंद होगा जब भारत अपनी स्वतंत्रता प्राप्त कर लेगा। जवाब में उन्होंने गद्र आंदोलन के साथ जुड़कर राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम का समर्थन करना शुरू कर दिया, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में पहले से ही सक्रिय था। उन्होंने धन जुटाया, बैठकें आयोजित की और सबसे महत्वपूर्ण बात, आंदोलन का समर्थन करने के लिए विभिन्न सामग्रियां प्रकाशित की। प्रकाशनों में से एक, जिसे फ्री हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता है, 1908 में वैंकूवर में शुरू हुआ, जिसके संपादक तारक नाथ थे। 1909 में हिंदुस्तान एसोसिएशन की स्थापना हुई और 1910 में स्वदेश सेवक का प्रकाशन गुरुमुखी में होने लगा। 1911 में द आर्यन नामक पत्रिका प्रकाशित हुई। लोगों ने भारतीय आप्रवासन पर प्रतिबंध और आप्रवासियों के परिवारों को अपने साथ शामिल होने की अनुमति देने का विरोध करना शुरू कर दिया। हालांकि इससे भारतीयों के खिलाफ अधिक नस्लीय शत्रुता पैदा हुई, जिन्हें बहुविवाहित हिंदू और कलकत्ता कुली कहा जाता था। कोमागाटा मारू घटना एक बाल यात्री की मृत्यु के साथ दुखद रूप से समाप्त हुई। अन्य लोगों को वापस लौटना पड़ा और इंस्पेक्टर हॉपकिंस की मेवा सिंह ने हत्या कर दी, जिन्हें बाद में पकड़ लिया गया और फांसी दे दी गई। जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध नजदीक आया, कनाडा सरकार ने गदर आंदोलन के समर्थकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की, जो अब पूरे उत्तरी अमेरिका में फैल गए थे। चुनौतियों के बावजूद भारतीय अप्रवासियों ने प्रथम विश्व युद्ध के बाद और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी अपना संघर्ष जारी रखा। उन्होंने विशेष रूप से वोट देने के अधिकार को पुनः प्राप्त करने के लिए संघर्ष किया, जो 1907 में उनसे छीन लिया गया था। भारत की स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद प्रधानमंत्री नेहरू के हस्तक्षेप के कारण 1948 में मतदान के अधिकार अंततः बहाल हो गए। युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र चार्टर का पालन करने के लिए अनुचित माने जाने वाले कई नियमों को रद्द कर दिया गया। कनाडा को अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ने में मदद करने के लिए बहुत सारे लोगों की आवश्यकता है, जैसा कि प्रधानमंत्री जॉन डिफेनबेकर ने 1957 में कहा था,
आबादी भरो या नष्ट हो जाओ, उन्होंने अधिक भारतीय अप्रवासियों को कनाडा आने देने के लिए रोजगार और आश्रित रिश्तेदारों जैसे विभिन्न मानदंडों का इस्तेमाल किया। इस प्रकार कनाडा में रहने वाले भारतीय लोगों की संख्या 1961 में 6,774 से बढ़कर 1971 में 68,000 और 1976 में 1,18,000 हो गई। भारतीय मूल के लोग न केवल भारत से बल्कि पूर्वी और दक्षिण अफ्रीका, कैरेबियन द्वीप समूह, फिजी से भी कनाडा आए। प्रशांत और दक्षिण और पूर्वी एशिया। कनाडा में 1991 की जनगणना में लगभग 5 लाख लोगों ने कहा कि उनकी जड़ें भारत में हैं। उनमें से कई कुशल पेशेवर थे, जो पहले भारतीय आप्रवासियों से अलग था, जो ज्यादातर अशिक्षित थे और अकुशल काम करने के लिए आए थे। इन प्रारंभिक भारतीय आप्रवासियों के बीच ही भारतीय कनाडाई साहित्य की शुरुआत का पता लगाया जा सकता है। यहाँ उदाहरण के तौर पर हम संक्षेप में देखेंगे कि कनाडा में भारतीय प्रवासी उपन्यासों का विकास कैसे हुआ। चिंतन और कार्य 20.2। प्रवासी लेखन किस प्रकार एक समुदाय के लिए एक पहचान चिह्नक है। प्रवासी लेखन एक साहित्यिक शैली के रूप में दुनिया भर में फैले समुदायों की पहचान को आकार देने और संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह एक शक्तिशाली पहचान चिह्नक के रूप में कार्य करता है, जो प्रवासी समुदायों के अनुभवों, संघर्षों और आकांक्षाओं को दर्शाता है। इस प्रतिबिंब और कार्रवाई असाइनमेंट में मैं यह पता लगाऊंगा कि कैसे प्रवासी लेखन विभिन्न समुदायों के लिए एक पहचान चिह्नक के रूप में कार्य करता है और सांस्कृतिक विविधता को संरक्षित करने और मनाने में इसका महत्व है। डायस्पोरा व्यापक अर्थ में ऐतिहासिक, सामाजिक या राजनीतिक कारकों के कारण अपनी मूल मातृभूमि से दुनिया के विभिन्न हिस्सों में लोगों के एक समूह के फैलाव को संदर्भित करता है। ये समुदाय अक्सर पहचान, अपनेपन और सांस्कृतिक संरक्षण से संबंधित मुद्दों से जूझते हैं। प्रवासी लेखन एक ऐसे माध्यम के रूप में उभरता है जिसके माध्यम से ये समुदाय इन जटिल अनुभवों को नेविगेट कर सकते हैं और आत्मसात और वैश्वीकरण के सामने अपनी विशिष्ट पहचान का दावा कर सकते हैं। सांस्कृतिक विरासत की खोज उन प्राथमिक तरीकों में से एक है जिसमें प्रवासी लेखन एक पहचान चिह्नक के रूप में कार्य करता है। प्रवासी समुदायों के लेखक अक्सर अपनी कहानियों की पृष्ठभूमि के रूप में भाषा, परंपराओं और लोक कथाओं का उपयोग करते हुए अपनी पैतृक जड़ों से प्रेरणा लेते हैं। उदाहरण के लिए मिडनाइट्स चिल्ड्रन में सलमान रुश्दी या द नेमसेक में झुम्पा लाहिड़ी जैसे लेखक भारतीय संस्कृति की समृद्ध टेपेस्ट्री को अपनी कहानियों में पिरोते हैं। अपने लेखन के माध्यम से वे न केवल पाठकों को अपने समुदायों के रीति रिवाजों और परंपराओं से परिचित कराते हैं, बल्कि उन्हें संरक्षित और मनाते भी हैं। ऐसा करने में ये लेखक अपने प्रवासी समुदाय के सदस्यों के बीच पहचान और गर्व की एक मजबूत भावना पैदा करते हैं। इसके अलावा प्रवासी साहित्य अक्सर विस्थापन और बहुसंस्कृतिवाद के संदर्भ में पहचान की जटिलताओं को संबोधित करता है। चिम्मांडा ngozi adichie, अमेरिकना और जूनो डियाज, ऑस्कर वाव का संक्षिप्त चमत्कारिक जीवन जैसे लेखकों की कृतियां एक नई भूमि में अन्य होने की धारणा का पता लगाती है। ये लेखक कई पहचानों पर बातचीत करने, अतीत को वर्तमान के साथ समेटने और एक ऐसी दुनिया में अपनेपन की भावना खोजने की चुनौतियों का गहराई से अध्ययन करते हैं, जो कभी-कभी विदेशी लग सकती है। अपने आख्यानों के माध्यम से वे प्रवासी सदस्यों को अपने स्वयं के अनुभवों और पहचान संघर्षों को प्रतिबिंबित करने के लिए एक दर्पण प्रदान करते हैं। प्रवासी लेखन सांस्कृतिक अस्मिता के विरुद्ध प्रतिरोध के एक रूप के रूप में भी कार्य करता है। जब समुदाय तितर-बितर हो जाते हैं,
तो नए समाज के निर्माण में उनकी सांस्कृतिक विशिष्टता खोने का जोखिम होता है। प्रवासी समुदायों के लेखक अक्सर इस आत्मसातीकरण के खिलाफ अपने साहित्य का उपयोग करते हैं। अपनी मूल भाषाओं में लिखकर या अपनी सांस्कृतिक विरासत के तत्वों को अपने कार्यों में शामिल करके वे अपनी पहचान को संरक्षित करने के महत्व पर जोर देते हैं। उदाहरण के लिए एमी टन, द जॉय लक क्लब जैसे लेखक चीनी और अमेरिकी पहचान के बीच तनाव का पता लगाते हैं, अपनी जड़ों से संबंध बनाए रखने के मूल्य पर प्रकाश डालते हैं। इसके अलावा प्रवासी लेखन अक्सर सांस्कृतिक कूटनीति के एक रूप के रूप में कार्य करता है। ये साहित्यिक कृतियां विभिन्न संस्कृतियों के बीच सेतु का काम करती है, समझ और सहानुभूति को बढ़ावा देने में मदद करती है। विविध पृष्ठभूमि के पाठक इन आख्यानों के माध्यम से प्रवासी समुदायों के अनुभवों और दृष्टिकोणों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह प्रवासी साहित्य न केवल प्रवासी समुदाय की पहचान को मजबूत करता है, बल्कि वैश्विक मानव अनुभव को शामिल करने वाली पहचान की व्यापक, अधिक समावेशी भावना में भी योगदान देता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि प्रवासी लेखन एक अखंड शैली नहीं है, बल्कि इसमें आवाज़ों और अनुभवों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। प्रवासी भारतीयों के भीतर प्रत्येक समुदाय के पास बताने के लिए अपनी अनूठी कहानियां हैं, और ये कथाएं सामूहिक रूप से मानव इतिहास और संस्कृति की समृद्ध टेपेस्ट्री में योगदान करती हैं। उदाहरण के लिए अफ्रीकी प्रवासी साहित्य, जिसमें टोनी मॉरिसन और चिनुआ अचेबे जैसे लेखकों की रचनाएं शामिल हैं, अफ्रीकी महाद्वीप के बाहर रहने वाले अफ्रीकी मूल के लोगों के अनुभवों पर केंद्रित है। इसी तरह यहूदी प्रवासी साहित्य दुनिया भर में यहूदी अनुभव की पड़ताल करता है। हाल के वर्षों में प्रवासी की अवधारणा भौगोलिक फैलाव से परे सांस्कृतिक और सामाजिक विस्थापन के विभिन्न रूपों को शामिल करने के लिए विस्तारित हुई है। उदाहरण के लिए LGBTQ+ साहित्य को प्रवासी लेखन के एक रूप के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि यह उन व्यक्तियों के अनुभवों से संबंधित है जो अपने यौन अभिविन्यास या लिंग पहचान के कारण अपने परिवारों या समुदायों से अलग महसूस कर सकते हैं। ये कहानियां, जैसे कि एलिसन बेचडेल और ओशन वोंग जैसे लेखकों की कहानियां, LGBTQ+ समुदाय के लिए पहचान चिह्नक के रूप में काम करती है, व्यक्तियों को साझा अनुभवों में सांत्वना और एकजुटता खोजने में मदद करती है। निष्कर्षतः प्रवासी लेखन भौगोलिक और सांस्कृतिक दोनों समुदायों के लिए एक शक्तिशाली पहचान चिह्नक है। यह सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करता है और उसका जश्न मनाता है, पहचान और अपनेपन के जटिल मुद्दों को संबोधित करता है, सांस्कृतिक एकीकरण का विरोध करता है और सांस्कृतिक कूटनीति के एक रूप के रूप में कार्य करता है। साहित्य के माध्यम से प्रवासी समुदायों के सदस्य अपनी जड़ों का पता लगा सकते हैं, अपनी पहचान पर बातचीत कर सकते हैं और अपने अनुभवों को दुनिया के साथ साझा कर सकते हैं। प्रवासी लेखन न केवल इन समुदायों की पहचान को मजबूत करता है, बल्कि वैश्विक साहित्यिक परिदृश्य को भी समृद्ध करता है, जिससे यह हमारे साझा मानवीय अनुभव का एक महत्वपूर्ण घटक बन जाता है। 20.7 कनाडा में भारतीय डायस्पोरिक उपन्यासिक केस स्टडी। कनाडा में भारतीयों का आप्रवासन लंबे समय से होता आ रहा है, जिसकी शुरुआत 1900 के दशक की शुरुआत में हुई थी। अप्रवासी भारतीय समाज में विभिन्न पृष्ठभूमियों से आए थे। शुरुआती आप्रवासी अच्छी तरह से शिक्षित नहीं थे, लेकिन जो लोग 1947 और 1970 के बीच आए और बाद में भी, वे न केवल शिक्षित थे बल्कि पेशेवर पृष्ठभूमि वाले भी थे। इनमें से कुछ आप्रवासी भारत से सीधे कनाडा आए थे, जबकि अन्य पूर्वी और दक्षिण अफ्रीका से आए थे,
जहां वे या उनके परिवार पहले भारत के विभिन्न हिस्सों से प्रवास करने के बाद बस गए थे। कुछ लोग त्रिनिदाद, जमैका या गुयाना जैसे कैरेबियाई द्वीपों से भी आए थे, जहां उनके माता पिता या दादा दादी को ब्रिटिश उपनिवेशों में काम करने के लिए गिरमिटिया मजदूर के रूप में लाया गया था। इन सभी कारकों ने भारतीय आप्रवासी समुदाय के लिए कनाडाई समाज में घुलना मिलना जटिल बना दिया। इसके अलावा इनमें से कुछ आप्रवासियों को केन्याई, तंजानिया, युगांडा, त्रिनिदाद, जमैका और गुयाना जैसे अन्य स्थानों पर राजनीतिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा था। उनके आप्रवासन के कारण उन लोगों से भिन्न थे जो बेहतर आर्थिक अवसरों की तलाश में आए थे। राजनीतिक उत्पीड़न के कई पीड़ितों को 2 बार विस्थापित किया गया था, एक बार पसंद से और दूसरी बार बलपूर्वक। परिणामस्वरूप आत्मसात करने के प्रति उनका दृष्टिकोण उन लोगों से भिन्न था जिन्होंने राजनीतिक भेदभाव का अनुभव नहीं किया था। और फिर प्रवासियों द्वारा उठाए गए सांस्कृतिक बोझ का सवाल आया, जैसा कि एम.जी. द्वारा वर्णित है। वासनजी ने बोरी के उपयुक्त रूपक का उपयोग किया है। प्रवासियों का प्रत्येक समूह अपने साथ सांस्कृतिक तत्वों का एक संग्रह लेकर आया, जिसमें धार्मिक और सामुदायिक मान्यताएं, रीति रिवाज और परंपराएं, मिथक और किंवदंतियां, गीत और नृत्य, दंतकथाएं और लोक कथाएं, पारिवारिक गतिशीलता, पारस्परिक व्यवहार, भोजन प्राथमिकताएं और कपड़ों की परंपराएं शामिल है। सबसे बढ़कर जाति व्यवस्था ने उनकी सांस्कृतिक पहचान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्पष्ट नस्लीय भेदभाव से चिह्नित एक नए सांस्कृतिक वातावरण में अनुकूलन और आत्मसात करने से जुड़ी मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और वित्तीय चुनौतियों के साथ साथ इन सभी जटिलताओं को भारतीय प्रवासी लेखकों द्वारा स्पष्ट रूप से चित्रित किया गया है। वे मुख्य रूप से अपनी कविताओं और नाटकों के माध्यम से ऐसा करते हैं, लेकिन इस साहित्यिक शैली की विचारशील प्रकृति के कारण विशेष रूप से अपनी कहानियों और उपन्यासों के माध्यम से। मोयेज़ वासनजी, रोहिंटन मिस्त्री, रेशर्ड गुल, सिरिल दबदीन, फरीदा करोदिया, लक्ष्मी गिल, उमा परमेश्वरन और कई अन्य लेखकों ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपनी मूल संस्कृति को खोने के डर से जूझते हुए एक नई संस्कृति को अपनाने की प्रक्रिया का पता लगाया है। सांस्कृतिक पहचान। अपने साहित्यिक कार्यों में ये लेखक अपनी नस्लीय और जातीय पृष्ठभूमि में गहराई से उतरते हैं। अपने गृह देश और जिस देश में वे प्रवास करते हैं, दोनों के मिथकों, किंवदंतियों, रीति रिवाजों, अनुष्ठानों, पारस्परिक व्यवहार और विशिष्टताओं का चित्रण करते हैं। शुरुआती भारतीय कनाडाई लेखकों को अपना ध्यान केंद्रित करने, संभावित रूप से खुद को अलग थलग करने और अपने काम को दरकिनार करने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा। हालांकि ऐसा करते हुए वे सामग्री, शैली और परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में यूरोपीय और श्वेत कनाडाई साहित्य के प्रभुत्व को संबोधित कर रहे थे। अपनी स्वयं की सांस्कृतिक पहचान का परिचय देकर उन्होंने कनाडा की बहुसंस्कृतिवाद नीति के पीछे के मूल विचार पर सवाल उठाया, जो समाज को विभाजित करने की कोशिश करता था। इसलिए यह कहना उचित है कि कनाडा में भारतीय आप्रवासी लेखन, इसकी सामग्री और रूप की परवाह किए बिना, एक राजनीतिक कार्य था, बहुत कुछ उसी तरह जैसे महिलाएं, स्वदेशी लोग, LGBTQ+ व्यक्ति और, हमारे मामले में, दलित और आदिवासी अपने लेखन का उपयोग करते हैं, राजनीतिक बयान देते हैं। कनाडा में भारतीय आप्रवासी लेखन वास्तव में 1950 तक शुरू नहीं हुआ था और यह केवल 1970 के दशक में ही विशिष्ट हो गया था। हालांकि शुरुआत में इसे कनाडा में दक्षिण एशियाई साहित्य की व्यापक श्रेणी के अंतर्गत समूहीकृत किया गया था। यह लेबल राजनीति से प्रेरित था,
क्योंकि इसमें कई दक्षिण एशियाई देशों के लेखक शामिल थे और इसका विस्तार अफ्रीका और कैरेबियाई द्वीपों के लेखकों तक था, जिनमें से कुछ कनाडा चले गए थे। 1962 से 1982 के बीच इस श्रेणी के 102 लेखकों ने 196 पुस्तकें प्रकाशित की। हालांकि इनमें से अधिकांश लेखकों ने केवल एक ही पुस्तक प्रकाशित की। वर्ष 1982 भारतीय मूल के कनाडाई लेखकों के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था। M.G. वासनजी ने दक्षिण एशियाई मूल के लेखकों के काम को प्रकाशित करने के लिए टोरंटो साउथ एशियन रिव्यू (TSAR) नामक एक पत्रिका शुरू की, जिन्हें अपने काम को मुख्यधारा की पत्रिकाओं और पत्रिकाओं में प्रकाशित कराने में भेदभाव का सामना करना पड़ा। यह ध्यान देने योग्य है कि वासनजी और मिस्त्री सहित कनाडा में कई प्रसिद्ध भारतीय आप्रवासी लेखकों का पहला प्रकाशन TSAR में हुआ था। तब से प्रकाशनों की संख्या 3 गुना से अधिक हो गई है और लेखन की गुणवत्ता में सुधार हुआ है, जिससे अधिक मान्यता प्राप्त हुई है। रोहिंटन मिस्त्री कनाडा में भारतीय आप्रवासी लेखकों में से एक के रूप में प्रसिद्ध हैं। उन्होंने सच ए लॉन्ग जर्नी, ए फाइन बैलेंस, फैमिली मैटर्स और टेल्स फ्रॉम फिरोजशाह बाग जैसी किताबें लिखी है। मिस्त्री मुख्य रूप से अपने समुदाय पारसियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उनकी किताबें अक्सर भारत की सामाजिक और राजनीतिक वास्तविकताओं के इर्द-गिर्द घूमती हैं। वे पारसियों की दुखद स्थिति पर भी प्रकाश डालते हैं, क्योंकि यह एक बहुत छोटा समुदाय है जो घटती आबादी का सामना कर रहा है। जब बात अपने धर्म से बाहर विवाह की आती है, तो वे रूढ़िवादी हो जाते हैं, जो उनके अन्यथा आधुनिक दृष्टिकोण के विपरीत है। M.G. वासनजी भारतीय आप्रवासी समुदाय के एक अन्य प्रमुख कनाडाई लेखक हैं। उन्हें 2 गिलर पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, जिससे उन्हें कनाडा में अत्यधिक मान्यता मिली है। उनकी अधिकांश पुस्तकें, जिनमें द गनी सैक, नो न्यू लैंड, उहुरू स्ट्रीट, द बुक ऑफ सीक्रेट्स, अमरीका और द इन बिटवीन वर्ल्ड ऑफ विक्रम लाल शामिल है, ने विभिन्न पुरस्कार जीते हैं। अन्य प्रवासी लेखकों की तरह वासनजी भी अपने समुदाय इस्माइलिस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिसे वह अपनी किताबों में शमसिस के रूप में संदर्भित करते हैं। उनकी उत्पत्ति भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक क्षेत्र गुजरात से हुई। 19वीं सदी में इस समुदाय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अफ्रीका के पूर्वी तट, विशेष रूप से केन्या, युगांडा और तंजानिया में स्थानांतरित हो गया। इस प्रवासन ने एक बड़े भारतीय प्रवासी समुदाय को जन्म दिया। बाद में 20वीं सदी के उत्तरार्ध में इस समुदाय के कई सदस्य कनाडा सहित यूरोप और उत्तरी अमेरिका में चले गए। वासनजी स्वयं 1970 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका के माध्यम से तंजानिया से कनाडा आए थे। एक अन्य उल्लेखनीय उपन्यासकार S.S. धामी ने केवल 2 पुस्तकों के साथ संख्यात्मक योगदान दिया है, एक उपन्यास और दूसरा लघु कथाओं का संग्रह। अपने उपन्यास मलुका में धामी ने 20वीं शताब्दी की शुरुआत में ब्रिटिश कोलंबिया में भारतीय प्रवासी समुदाय के गठन का स्पष्ट और महत्वपूर्ण चित्रण किया है। मलुका शायद एकमात्र ऐसा उपन्यास है जो प्रारंभिक आप्रवासियों की चुनौतियों और जीत, असफलताओं और सफलताओं के बारे में इतना विस्तृत विवरण देता है। ये पंजाब के मजबूत सिख थे, जिन्होंने अपने दृढ़ संकल्प और लचीलेपन से कठोर नस्लीय पूर्वाग्रह और निराशाजनक कामकाजी और सेवा स्थितियों पर काबू पाया। सिरिल डाबिदीन कैरेबियन द्वीप समूह में गुयाना से कनाडा चले गए। उनके पूर्वजों को 19वीं शताब्दी के दौरान अंग्रेजों द्वारा गिरमिटिया मजदूर के रूप में गुयाना लाया गया था, मुख्य रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ हिस्सों से। देबीदीन के उपन्यास और लघु कहानी संग्रह गुयाना में भारतीय समुदाय के अनुभवों के इर्द-गिर्द घूमते हैं।
उनके कुछ उल्लेखनीय कार्यों में द विजार्ड स्वामी, डार्क स्विर्ल, जॉगिंग इन हवाना और एलिफेंट्स में गुड स्टेपल्डर्स शामिल है। देबीदीन के अलावा कनाडा में अन्य भारतीय आप्रवासी उपन्यासकार भी हैं, जैसे आशीष गुप्ता, रेवत देओनादान, नील बिसूंदत, अर्नोल्ड हरिचंद इतवारू, सरोज कावोसजी और बी राजन। हालांकि भारतीय मूल की अप्रवासी महिला उपन्यासकार बाद में आईं, लेकिन उन्होंने कनाडा में भारतीय अप्रवासी उपन्यास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनमें से उल्लेखनीय है अनीता राव बादामी, लक्ष्मी गिल, उमा परमेश्वरन, हीरो बोगा रमाबाई एस्पिनेट और नलिनी वारियर। कुछ लेखकों ने लघुकथाओं पर ध्यान केंद्रित किया है, जिनमें हिमानी बनर्जी, अरुण प्रभा मुखर्जी और सुरजीत कलसी शामिल है। विविध धार्मिक, जाति, भाषा, क्षेत्रीय, शैक्षिक और आर्थिक पृष्ठभूमि के साथ साथ कनाडाई प्रवासी भारतीयों द्वारा अपनाए गए विभिन्न रास्तों के बावजूद उनके अपने आप्रवासी समुदाय के लेखन उन्हें विभिन्न मुद्दों के संदर्भ में चित्रित करते हैं। इन मुद्दों में उनके राष्ट्र, घर, बेघर होना, नया घर ढूंढना, आत्मपहचान, एकीकरण और आत्मसात से संबंधित मामले शामिल हैं। इस संबंध में विभिन्न समूहों के लेखक अपनी सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में देखी गई समान विविधता का प्रदर्शन करते हैं। उनके दृष्टिकोण और प्रतिक्रियाओं में ये अंतर कभी-कभी एक उपन्यासकार के विश्व दृष्टिकोण को दूसरे से अलग कर सकते हैं। इसके अलावा लेखक पुरानी यादों, स्मृति, भूलने की बीमारी और जीवित अनुभवों से संबंधित चर्चाओं और बहसों में संलग्न रहते हैं। इन विषयों को संबोधित करते समय वे अपने दृष्टिकोण की वैयक्तिकता पर प्रकाश डालते हुए विभिन्न दृष्टिकोण अपनाते हैं। चिंतन और कार्य 20.3 कनाडा में भारतीय प्रवासी उपन्यास पर एक निबंध लिखें। शीर्षक: कनाडा में भारतीय प्रवासी उपन्यास, एक साहित्यिक यात्रा। परिचय: कनाडा में भारतीय प्रवासी उपन्यास ग्रेट व्हाइट नॉर्थ में जीवंत, बहुआयामी और विकसित आप्रवासी अनुभव का एक प्रमाण है। बढ़ती दक्षिण एशियाई आबादी, विशेष रूप से भारतीय मूल की आबादी के साथ कनाडा में साहित्यिक परिदृश्य में आप्रवासन, पहचान और सांस्कृतिक एकीकरण की जटिलताओं की खोज करने वाली कहानियों में वृद्धि देखी गई है। यह निबंध कनाडा में भारतीय प्रवासी साहित्य की समृद्ध टेपेस्ट्री पर प्रकाश डालता है, प्रमुख विषयों, प्रमुख लेखकों और इन उपन्यासों के सामाजिक सांस्कृतिक महत्व पर प्रकाश डालता है। ऐतिहासिक संदर्भ: कनाडा में भारतीय प्रवासी समुदाय का एक लंबा और विविध इतिहास है। भारत से पहले प्रलेखित आप्रवासी 19वीं सदी के अंत में आए, मुख्यतः मजदूरों के रूप में। हालांकि 1960 के दशक तक कनाडा में आप्रवासन नीतियों को उदार नहीं बनाया गया था, जिससे दक्षिण एशियाई आप्रवासियों का आगमन हुआ, जिनमें भारत से भी कई लोग शामिल थे। ये आप्रवासी अपने साथ अपने अद्वितीय सांस्कृतिक, सामाजिक और पारिवारिक मूल्य लेकर आए, जो कनाडा में कई भारतीय प्रवासी उपन्यासों का आधार बने। प्रमुख विषयों: कनाडा में भारतीय प्रवासी साहित्य अक्सर कई प्रमुख विषयों के इर्द-गिर्द घूमता है। पहचान और अपनापन, पहचान की खोज और एक नई भूमि में अपनेपन की भावना इन उपन्यासों में एक आवर्ती विषय है। लेखक आप्रवासियों की भारतीय विरासत और उनके कनाडाई परिवेश के बीच तनाव का पता लगाते हैं, जो अक्सर सांस्कृतिक द्वैतवाद और आत्मखोज के सवालों से जूझते हैं। सांस्कृतिक टकराव और एकता: भारतीय और कनाडाई संस्कृतियों का टकराव एक अन्य केंद्रीय विषय है। ये उपन्यास किसी की विरासत के सार को संरक्षित करते हुए एक ऐसी दुनिया को नेविगेट करने की चुनौतियों को दर्शाते हैं, जो विदेशी लग सकती है। लेखक अक्सर इस सांस्कृतिक जुड़ाव से उभरने वाले संघर्षों और सामंजस्य का पता लगाते हैं।
परिवार और परंपरा। भारतीय प्रवासी उपन्यासों में परिवार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो शक्ति, संघर्ष और भावनात्मक भरण-पोषण के स्रोत के रूप में कार्य करता है। पारिवारिक गतिशीलता के भीतर परंपराओं, रीति-रिवाजों और पीढ़ीगत संघर्षों का अक्सर पता लगाया जाता है। भेदभाव और नस्लवाद। नस्लवाद और भेदभाव ऐसे विषय हैं जिन्हें लेखक कनाडा में भारतीय प्रवासियों के सामने आने वाली कठिनाइयों पर प्रकाश डालते हुए संबोधित करते हैं। ये उपन्यास समुदाय के भीतर लचीलेपन और एकजुटता के महत्व पर जोर देते हैं। प्रमुख लेखक। कई उल्लेखनीय लेखकों ने कनाडा में भारतीय प्रवासी उपन्यास परंपरा में योगदान दिया है। उनके कार्यों ने देश के साहित्यिक और सामाजिक परिदृश्य दोनों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। M.G. वासनजी, कनाडाई साहित्य की एक प्रमुख हस्ती। वासनजी ने नो न्यू लैंड और द इनबिटवीन वर्ल्ड ऑफ विक्रम लाल जैसे उपन्यास लिखे हैं। उनकी रचनाएं पहचान और विस्थापन पर ध्यान केंद्रित करते हुए कनाडा में भारतीय प्रवासियों की जांच करती है। रोहिंटन मिस्त्री, भारतीय मूल के नहीं होने के बावजूद, मिस्त्री के उपन्यास जैसे सच ए लॉन्ग जर्नी और ए फाइन बैलेंस भारत में पारसी समुदाय के चित्रण के लिए मनाए जाते हैं। उनका लेखन आप्रवासन और सांस्कृतिक अनुकूलन के व्यापक विषयों को दर्शाता है। अनीता राव बादामी का उपन्यास द हीरोज वॉक कनाडा में एक भारतीय परिवार के जीवन की पड़ताल करता है, जो पारिवारिक रिश्तों और सांस्कृतिक पहचान के विषयों को छूता है। श्याम सेल्वादुरई, फनी बॉय और सिनामन गार्डन्स के लेखक, सेल्वादुरई को कनाडा में तमिल श्रीलंकाई प्रवासी की खोज के लिए जाना जाता है। उनके कार्य आप्रवासी समुदाय के भीतर पहचान और कामुकता की जटिलताओं के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक महत्व। कनाडा में भारतीय प्रवासी उपन्यास अत्यधिक सामाजिक सांस्कृतिक महत्व रखता है। ये साहित्यिक रचनाएं न केवल लेखकों को अपनी व्यक्तिगत कहानियां साझा करने के लिए एक मंच प्रदान करती हैं, बल्कि कनाडा में बहुसंस्कृतिवाद के विकसित परिदृश्य को दर्शाते हुए समाज के लिए एक दर्पण के रूप में भी काम करती है। वे आप्रवासी अनुभव की बेहतर समझ, सांस्कृतिक विविधता के लिए सहानुभूति और प्रशंसा को बढ़ावा देने में योगदान करते हैं। इसके अलावा ये उपन्यास भारतीय प्रवासी और व्यापक कनाडाई समाज के बीच की खाई को पाटने में मदद करते हैं। उन्होंने साझा इतिहास और समझ की भावना को बढ़ावा देते हुए भारतीय समुदाय के संघर्षों, उपलब्धियों और योगदान पर प्रकाश डाला। निष्कर्ष। कनाडा में भारतीय प्रवासी उपन्यास एक जीवंत और विकसित साहित्यिक परंपरा है। यह पहचान, सांस्कृतिक एकीकरण, परिवार और भेदभाव के विषयों को संबोधित करते हुए बहुआयामी आप्रवासी अनुभव की पड़ताल करता है। प्रमुख लेखकों ने इस परंपरा को समृद्ध किया है और उनके काम सहानुभूति और समझ को बढ़ावा देकर कनाडा के व्यापक सामाजिक सांस्कृतिक ढांचे में योगदान करते हैं। इन उपन्यासों के माध्यम से कनाडा में भारतीय प्रवासियों को एक शक्तिशाली आवाज मिली है, जो अपनी अनूठी कहानियों को दुनिया के साथ साझा कर रहे हैं और कनाडाई साहित्य की समृद्ध टेपेस्ट्री में योगदान दे रहे हैं। निष्कर्षतः, प्रवासी अनुभव घर और दुनिया के विचारों के इर्द-गिर्द घूमता है। घर किसी की मूल संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि दुनिया अपनाने की संस्कृति का प्रतीक है। कुछ लोग घर को उनके जन्मस्थान राष्ट्र से और विश्व को उन राष्ट्रों से जोड़ते हैं जिनमें वे प्रवास करते हैं या निर्वासित होते हैं। निर्वासन की इस भावना के कारण बेघर शब्द का इस्तेमाल प्रवासी अनुभव का वर्णन करने के लिए किया जाने लगा है, एक अवधारणा जिसे सईद जैसे विचारकों ने लोकप्रिय बनाया और V.S. जैसे लेखकों ने इसका समर्थन किया। नायपॉल
होमी भाभा ने इस अनुभव को विदेशी संस्कृतियों के हाशिए पर यहूदी बस्तियों या शहर के कैफे में निर्वासितों, प्रवासियों और शरणार्थियों के एकत्रीकरण के रूप में वर्णित किया है। दूसरी ओर रुश्दी घर की कल्पना काल्पनिक मातृभूमि के रूप में करते हैं, जो टूटे हुए दर्पणों के समान है, जिनके कुछ अपूरणीय टुकड़े भी खो गए हैं। हालांकि इस टूटे हुए दर्पण से निकलने वाली तस्वीर, जो कि प्रवासी अनुभव है, पूरे दर्पण से भिन्न हो सकती है, लेकिन उतनी ही महत्वपूर्ण है। इसमें न केवल दाता संस्कृति बल्कि मेजबान समाज की भी छवियां शामिल है। M.G. वासनजी प्रवासी अनुभव की तुलना एक पहेली से करते हैं, जिसके कुछ टुकड़े खो गए हैं, रुश्दी के दर्पण के समान। वासनजी के लिए एक प्रवासी लेखक की रचनात्मकता इन लापता टुकड़ों की आपूर्ति के लिए अपनी कल्पना का उपयोग करने में निहित है, जिसके परिणामस्वरूप वह काल्पनिक इतिहास कहते हैं। अब्दुल और मोहम्मद आप्रवासी के अनुभव को एक सीमावर्ती बुद्धिजीवी या तो स्पेक्युलर या समन्वयवादी के रूप में वर्णित करते हैं। पहला एक ऐसे अनुभव को संदर्भित करता है जहां अप्रवासी एक साथ घर और दुनिया दोनों के साथ तालमेल बिठाने के लिए संघर्ष करते हैं, जबकि सिंक्रेटिक एक ऐसे अनुभव को संदर्भित करता है जहां प्रवासी एक ही समय में दाता और प्राप्तकर्ता दोनों संस्कृतियों को अपना सकते हैं।